विद्यार्थियों, 12वीं ज समूह का आज एक कलाकार बच गया था, कामी कोरो। उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ फ्रांसवा मिले का अध्ययन कर चुके हैं, शार्ल दोबिनी का अध्ययन कर चुके हैं, तेओदोर रूसो का अध्ययन कर चुके हैं और इनमें से चौथा कलाकार है कामी कोरो। इसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। कोरो ने अन्य 12वीं ज चित्रकारों की तरह स्वयं को प्रकृति चित्रण में सीमित नहीं रखा, बल्कि व्यक्ति चित्र और काल्पनिक चित्र भी बनाए। वे कला क्षेत्र में क्रांति करने के उद्देश्य से प्रेरित नहीं हुए थे। अपनी इच्छानुसार वे आत्मसंतोष के लिए चित्रण करते थे। कामी कोरो का जन्म एक सघन परिवार में हुआ। उनके पिता टोपों के व्यापारी थे। कामी इतने सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे कि सफल व्यापारी होना उनके लिए असंभव था। अपने चित्रकारी के व्यवसाय में भी लगभग 50वें साल तक वे एक भी चित्र बेच नहीं सके। तब तक निर्वाह के लिए वे अपने पिता पर निर्भर रहे थे। उसके पश्चात वे राष्ट्रीय सम्मान से आभूषित किए गए। उनको ख्याति प्राप्त हुई। तब उनके चित्र काफ़ी तादाद में बिकने लगे और उनको इतनी अर्थ प्राप्ति होने लगी जितने उनके पिता को शायद ही कभी उनके व्यापार में हुई हो। आयु के उत्तर काल में कोरो बाबा कोरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे निर्धन कलाकारों की आर्थिक सहायता करते, असफल और निराश कलाकारों को सहानुभूति के साथ समुचित उपदेश करते और मार्गदर्शन करते। कोरो अंत तक चित्रण करते रहे। कुछ दिनों की कमजोरी के बाद जब एक रोज़ सवेरे उनको नाश्ता करने को कहा गया, तब वे बोले, आज बाबा कोरो ऊपर नाश्ता करेंगे। वही उनकी आयु का अंतिम दिन था। अंत से पहले वे आकाश की ओर देखकर बोले, मुझे ऐसा लगता है कि आकाश का चित्रण कैसे करना चाहिए, यह मैंने कभी नहीं जाना। यहाँ देखो, आकाश कितना गुलाबी, गहरा और पारदर्शक है। कला प्रेमियों के लिए मेरे सामने के क्षितिजों को चित्रित करने के लिए मैं कितना उत्सुक हूँ। कोरो ने 1824 ईस्वी में फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इंग्लिश प्रकृति चित्रकार कांस्टेबल के चित्र देखे और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब कांस्टेबल के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति को गुरु मानकर चित्रण करने का उन्होंने निश्चय किया। दूसरे वर्ष रोम जाकर उन्होंने शहर के दृश्य चित्र व सीमावर्ती प्रदेश के प्रकृति चित्र बनाए। इसी प्रकार प्रकृति चित्रण के लिए कोरो भ्रमण करते और फिर लंबे समय तक फिर वापस आकर कार्य कक्ष में चित्रों को पूर्ण करते तथा 12वीं ज चित्रकारों के साथ स्थानीय प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने जाते। वैसे देखा जाए तो कोरो विल्द आवरे की अपनी कुटिया के एकांत में रमणीय प्राकृतिक दृश्यों को हल्के व मुलायम रंगों में चित्रित करना अधिक पसंद करते। हल्के और कोमल रंगों के पीछे कोरो का रेखांकन का गहरा अध्ययन और कौशल छिप नहीं सका। 1850 ईस्वी के करीब ख्याति प्राप्त होने पर कोरो अधिक लगन से और प्रचुर मात्रा में चित्र निर्मित करने लगे। 1855 में फ्रांस के राजा को उनका एक प्राकृतिक दृश्य बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको खरीदा। अब कोरो जितने चित्र बनाते वे सब खरीदे जाते और इसका परिणाम यह हुआ, उनकी शैली के जाली चित्र बनकर उनके नाम से बिकने लगे। कहा जाता कि जब एक निर्धन व्यक्ति जाली चित्र बेचने के संशय में पकड़ा जाकर कोरो के पास लाया गया, तब कोरो ने दयालुता से चित्र पर हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को मुक्त कराया। कोरो बहुत ही कोमल स्वभाव के थे और सदैव दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते। उनका रहन सहन सीधा था। वे आजीवन अविवाहित रहे। अर्थार्जन का उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उससे गरीबों की सहायता करने का आनंद वे प्राप्त कर सकते थे। आवश्यकता के बारे में पूछताछ किए बिना उन्होंने कई कलाकारों की सहायता की। दूसरों की सहायता कोरो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से करते कि उपकृत व्यक्ति उपकार का बोझ महसूस नहीं करता। चित्रकार दोमी को वृद्धावस्था में किराया देने में असमर्थ होने के कारण वालमांदवा
का मकान छोड़ना पड़ा, तब कोरो ने उनको पत्र लिखा, मेरे प्रिय मित्र वाल्मांद्वा में मेरी छोटी कुटिया है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या किया जाए, अतः मैं उसको आप ही को दे रहा हूँ। इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा केवल आपके दुष्ट मकान मालिक को झुंझलाने का उद्देश्य है। इस प्रकार कुटिया को दान के रूप में देकर कोरो ने दोमी को कठिनाई से मुक्त किया। नारनी का दृश्य और रोम के दृश्य चित्रों से कोरो ने अनावश्यक बारीकियों को हटाया और वस्तुओं के आकारों व ठोस रूप प्रदान कर उनमें भव्यता डाली। सुस्थापन, रचना कौशल और हल्के किंतु स्पष्ट रंगांकन से कोरो के प्रकृति चित्र श्रेष्ठ और प्रभावपूर्ण बन गए। अपने कला विषयक मूलगामी सिद्धांतों के बारे में उन्होंने लिखा है, आकार और प्रयोजन ये मूल तत्व हैं, किंतु इन तत्वों का परिणाम कारक प्रयोग हर एक कलाकार नहीं कर सकता। इसके लिए प्रतिभा और संवेदनशीलत्व आवश्यक है, जो कोरो में थे। कोरो आकार को कितना निरपेक्ष महत्व देते थे, उसका प्रमाण उनके निम्न विधान से मिलता है। वे कहते, मैं स्त्री के स्तनों को वैसे ही चित्रित करता हूँ जैसे कि दूध की शीशियों को। पोसम की तरह कोरो के चित्र सुरचित, स्पष्ट, प्रसन्नतापूर्ण व मानवीय संघर्ष से दूर हैं और इन्हीं गुणों का विकास करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर बाद में गणवादी कलाकारों ने आधुनिक कला को नई दिशा में मोड़ दिया। एम आरी के मकान व खाना, फार्नेस का बगीचा, रोजनी का गिरजाघर, ये कोरो के चित्र उनके ऊपरी निर्दिष्ट गुणों से परिपूर्ण हैं। उनके वस्तु चित्र जैसे सुरचित, निश्चल व भव्य हैं, वैसे वन उपवनों के दृश्य रमणीय, प्रशांत और निसर्ग शक्ति से सचेत हैं। उनका प्रकृति चित्र मोर्तिफांतेन की स्मृति, निसर्ग की प्रशांत अवस्था का सर्वोत्कृष्ट चित्र है। इस चित्र का वातावरण काव्यमय है। हल्के कोहरे में से झुकावदार पेड़, पानी का शांत पृष्ठभाग और दूर स्थित धुंधले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पूरे दृश्य को सौम्य रवि किरणों ने प्रकाशित किया है। यह चित्र एक समय इतना लोकप्रिय था कि करीब प्रत्येक सुशिक्षित यूरोपीय व्यक्ति की गृह की दीवार पर इसे अलंकृत किया जाता। कोरो के व्यक्ति चित्रों व मानव कृतियों के चित्रों की प्रशंसा उनके जीवनकाल में नहीं हुई, किंतु आजकल वे उनकी उत्कृष्ट कला निर्मितियाँ मानी जाती है और उनकी मांग भी है। प्रकृति चित्रों की भांति कोरो के व्यक्ति चित्र परंपरागत शास्त्र शुद्ध शैली के विकसित रूप होकर भविष्य की आधुनिक कला के लिए प्रेरणाप्रद रहे। यह बात कोरो के व्यक्ति चित्र खंडित पठन की तुलना पिकासो के चित्र पंखा वाली स्त्री, मोती पहने हुए स्त्री की तुलना लियोनार्डो विंची की मोनालिसा के साथ करने से स्पष्ट होती है। हल्के व गहरे रंगों के क्षेत्रों को समुचित स्थापन करके कोरो ने मनुष्याकृतियों को ऐसे संतुलित व घन रूप में गढ़ा है जैसे कोई स्थापत्यकार भवन निर्माण करता है। अलंकार, कपड़ों के सल, बाल, छाया प्रकाश के सौम्य प्रभाव में कहीं बाधा नहीं पड़ती। सौम्य क्षेत्र वगैरह बारीकियों को उन्होंने ऐसे कुशलतापूर्वक अंकित किया है कि चित्र के समूचे प्रभाव में कहीं बाधा नहीं पड़ती। कोरो के सामान्य व्यक्ति के चित्रों में वस्तु निरपेक्ष गुण ऐसी उमंग के साथ साकार हो गए हैं कि चित्रांतर्गत व्यक्तियों को अलौकिक श्रेष्ठत्व प्राप्त हो गया है और दर्शक उनकी तुलना प्राचीन साधु संतों और महात्माओं के प्रतिमा चित्रों से करने को उत्सुक होता है। सामान्य प्राकृतिक दृश्यों व साधारण मानवों को कोरो ने असाधारण प्रतिभा से स्वर्गीय रूप प्रदान किया है। लियोनार्डो के चित्र मोनालिसा में चित्र विषय स्त्री को आदर्श रूप देने का स्पष्ट प्रयत्न है।
परंतु कोरो के मोती पहने हुए स्त्री चित्र में स्त्री को ऐसी कुशलता से आदर्श रूप प्रदान किया है कि वह अनैसर्गिक नहीं लगता। पिकासो ने अपने चित्र पंखा वाली स्त्री में संयोजन कौशल का प्रदर्शन करने के हेतु सोच समझकर स्त्री को अनैसर्गिक मुद्रा में चित्रित किया है, जिससे आधुनिक चित्रकार के मुख्य सिद्धांत कला के लिए कला व चित्र विषय की उपेक्षा स्पष्ट हो जाती है। कोरो की व्यक्ति चित्र परंपरागत शैली का विकसित रूप होते हुए भी उनमें यह प्रदर्शन वृत्ति और कृत्रिमता नहीं है, वे पूर्णतया नैसर्गिक भाव लिए हुए यथार्थवादी चित्र प्रतीत होते हैं। यथार्थवादी कला व आधुनिक कला के बीच का यह अंतर समय के साथ बढ़ता गया और आधुनिक चित्रकार कला निर्मिति के लिए किसी विषय का होना आवश्यक मानने लगे। संक्षेप में प्राचीन कला और आधुनिक कला में दृष्टिकोण की एक निम्न भिन्नता प्रमुख है। प्राचीन कला में किसी विषय को प्रधान स्थान देकर उसके प्रभावी अभिव्यक्ति के हेतु वस्तुनिरपेक्ष गुणों का विकास किया जाता था, जबकि आधुनिक कला में कलात्मक वस्तुनिरपेक्ष गुणों के विकास में कलाकार की व्यक्तिगत सृजन क्रिया यदि आवश्यक समझें तो विषय की ओर संकेत करती है। सौम्य निर्मल रंग संगति, आकारों का सुयोग्य स्पष्टता से संतुलित गठन और कलाकार की विषय जनित आत्मीयता से ओतप्रोत अभिव्यक्ति, इन गुणों से परिपूर्ण ऐसे कोरो के कई चित्र हैं जिनमें कलाकार का कार्यकक्ष, ग्रीक बालिका, समुद्र के किनारे पर माता पुत्र विशेष प्रसिद्ध हैं। कलाकार की कलाकृतियों में अहंकार व महत्वाकांक्षाएं नहीं पाए जा सकते, क्योंकि उनमें दर्शकों को प्रभावित करने की आकांक्षा होती है, जो स्वाभाविक सर्जन में बाधा डालती है। कोरो गर्व रहित व आत्मसंतुष्ट थे। उनके चित्र भी स्वाभाविक व प्रासादिक हैं, जैसे पौधे पर खिले हुए फूल। कोरो देलाक्रा की तुलना गरुड़ पक्षी से और स्वयं की तुलना चंडोल पक्षी से करते थे। वे अपनी कला के बारे में कहते, यह मेरा छोटा सा संगीत है। इस छोटे से संगीत में कितना सामर्थ्य भरा है, इसका शायद उन्होंने कभी विचार नहीं किया होगा। कोरो इस विरोधाभास का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो कलाकार कला के लिए कला के नारे लगाकर कार्य करते हैं, उनकी कला से संसार से प्रेम करने वाले कलाकारों की कला अधिक स्वाभाविक और कलात्मक गुणों से परिपूर्ण होती है। इतना सब होते हुए भी कोरो चिंतनशील और निरपेक्ष थे। थैंक यू। हमने कौमी कोरो को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रभाववाद को पढ़ेंगे। पर प्रभाववाद की पूर्व पीठिका को हम समझने के लिए कुछ बातें जान लें, जो पूर्व पीठिका में है। गोया, देलाक्रा, कुर्बे आदि चित्रकारों की कला का अध्ययन किया हमने। ये देखा कि आधुनिक चित्रकला के प्रारंभिक चरणों की आहट इनकी कला में हमें देखने और सुनने को मिलती है। इन महान चित्रकारों से प्रेरणा पाकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रभाववादी चित्रकार उत्साह और निश्चय के साथ आगे बढ़े और उन्होंने आधुनिक कला की नींव डाली। परंपरागत शास्त्रोक्त नियमों का अध्ययन कला को सामर्थ्यवान बनाने में और कलाकार के पथ प्रदर्शन में कितना उपयुक्त है, यह आधुनिक कलाकारों ने दावीद और अंग्र से सीखा। देलाक्रा से विशुद्ध रंगांकन व निर्भीक तुलिका संचालन पर बल देना सीखा और कुर्बे से उनको ज्ञात हुआ कि वास्तव सृष्टि व यथार्थ मानव जीवन सौंदर्य व सृजनशील अनुभूतियों से इतने ओतप्रोत हैं कि चित्रण के लिए काल्पनिक व आदर्श विषयों की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नचित्त व आत्मसंतुष्ट रहकर निष्काम भाव से कला साधना करने से कितनी सफल कला निर्मिति की जा सकती है, इसकी और कोरो ने निर्देश किया। कला निर्मिति की सार्थकता निरपेक्ष साधना में ही है, न कि उसकी सामाजिक मान्यता में या आर्थिक फल प्राप्ति में।
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम प्रभाववाद का अध्ययन करेंगे।